नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और उस दौर में जाएंगे जब दिल्ली पहली बार एक बहुत बड़े साम्राज्य की धड़कन बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। ये कहानी है करीब 300 साल के एक लंबे सफर की, जिसमें जुनून है, टकराव है और दो ऐसे सुल्तानों की सोच है जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। दिल्ली आखिर भारत की राजधानी बनी कब? वैसे ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। क्योंकि देखिए, दिल्ली हमेशा से सत्ता का केंद्र नहीं थी। तो आइए इस सफर को बिल्कुल शुरू से देखते हैं कि आखिर कैसे एक मामूली सा व्यापारिक शहर एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। तो इसका सफर ना बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा। आज से करीब 950 साल पहले तोमर राजपूतों के समय में ये बस एक कमर्शियल सेंटर था। फिर 12वीं सदी आई और चौहान राजाओं ने इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव हब मतलब एक प्रशासनिक केंद्र बना दिया। और फिर आया वो मोड़ 13वीं सदी की शुरुआत में, जब तुर्क शासकों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। और बस यहीं से दिल्ली इस पूरे उपमहाद्वीप की सियासत का सेंटर पॉइंट बन गई। इन 300 सालों के दौरान दिल्ली पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 राजवंशों ने राज किया। मामलूक यानी गुलाम वंश, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी। पर आज हमारा फोकस रहेगा खिलजी और तुगलक वंश के दो सबसे दिलचस्प सुल्तानों पर। तो सबसे पहले मिलते हैं अलाउद्दीन खिलजी से, एक ऐसा शासक जो बहुत ही प्रैक्टिकल और हद से ज्यादा सख्त था। उसका बस एक ही मकसद था, अपने साम्राज्य को, अपनी सल्तनत को हर कीमत पर सुरक्षित रखना और अपने कंट्रोल में रखना। अब देखिए, खिलजी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उत्तर पश्चिम से मंगोलों के हमले लगातार हो रहे थे। अब उनसे निपटने के लिए एक बहुत बड़ी सेना चाहिए थी। लेकिन असली मुश्किल ये थी कि इतनी बड़ी सेना को तनख्वाह देने के लिए खजाना लगभग खाली था। तो सवाल ये है कि उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। खिलजी का जो सोल्यूशन था ना, वो बहुत ही लॉजिकल था। पहला कदम, उसने दक्षिण भारत में फौजी अभियान चलाए ताकि वहां से दौलत और संपत्ति लूटकर दिल्ली लाई जा सके। और दूसरा, जो उसका सबसे क्रांतिकारी, सबसे बड़ा कदम था, उसने बाजार की हर चीज की कीमत फिक्स कर दी। ऐसा क्यों? ताकि सैनिकों का वेतन कम होने पर भी वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकें। जरा इन कीमतों पर एक नजर डालिए। उस जमाने में एक मन, जो आज के हिसाब से करीब 15 किलो होता है, तो एक मन गेहूं सिर्फ 7.5 जीतल का था। और एक फर्स्ट ग्रेड का घोड़ा 100 से 120 टंका में मिल जाता था। मतलब इस सख्त प्राइस कंट्रोल की वजह से चीजें इतनी सस्ती हो गईं कि खिलजी बहुत कम खर्चे में एक विशाल सेना मेंटेन कर पाए। अब खिलजी से बिल्कुल उलट एक शख्सियत पर आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। वो एक बहुत ही एम्बिशियस, एक दूर की सोचने वाला शासक था। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसके बड़े बड़े आइडियाज, उसके बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स अक्सर एक भयानक तबाही में खत्म होते थे। तुगलक को लगता था कि दिल्ली उसके विशाल साम्राज्य के सेंटर में नहीं है। तो दक्षिण भारत पर बेहतर कंट्रोल के लिए उसने क्या किया? उसने राजधानी को ही 1100 किलोमीटर दूर दौलताबाद शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। और सिर्फ फैसला ही नहीं किया, बल्कि पूरी दिल्ली की आबादी को वहां जाने का हुक्म दे दिया। ये एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती साबित हुई। उसका एक और बड़ा एक्सपेरिमेंट था टोकन करेंसी, या कह लीजिए सांकेतिक मुद्रा। हुआ ये कि सोने चांदी की कमी हो गई थी, तो उसने तांबे के सिक्के चलवा दिए और ऐलान कर दिया कि इन तांबे के सिक्कों की कीमत सोने चांदी के सिक्कों के बराबर ही मानी जाएगी। ये आइडिया बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल खोल ली। मतलब हर घर में नकली तांबे के सिक्के बनने लगे और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तुगलक ने गंगा यमुना के सबसे उपजाऊ इलाके में टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि बेचारे किसान उसे चुका ही नहीं पाए। और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो सुल्तान ने उस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। उस दौर के इतिहासकार बर्नी के ये शब्द उस समय की भयावहता को साफ साफ बयां करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब मुश्किलों और इतने उतार चढ़ाव के बाद भी ये सल्तनत आखिर 300 साल तक टिकी कैसे रही। इसका राज था उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में। आइए इसे थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी थी वो थी इक्ता। इक्ता का सीधा सा मतलब था एक जमीन का टुकड़ा। ये जमीन सैन्य कमांडरों को दी जाती थी, जिन्हें मुक्ति कहते थे। और उनका काम था उस इलाके से रेवेन्यू यानी लगान वसूलना। हर मुक्ति की जिम्मेदारी थी कि वो अपने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखे, सेना रखे और लगान इकट्ठा करे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें खुली छूट मिल जाती थी।
सुल्तान उन पर बहुत कड़ी नजर रखते थे। उनका पद खानदानी नहीं था और उनके ट्रांसफर भी होते रहते थे, ताकि कोई भी एक जगह पर रहकर बहुत ज्यादा ताकतवर ना बन जाए। तो इन दो बिल्कुल अलग सुल्तानों की कहानियों से हम आखिर सीखते क्या हैं? अलाउद्दीन खिलजी का वो सख्त कंट्रोल और मोहम्मद तुगलक के वो विनाशकारी प्रयोग दोनों ही दिल्ली सल्तनत की विरासत का एक अहम हिस्सा हैं। तो हमारे सामने ना शासन के दो मॉडल हैं। एक तरफ है खिलजी, कंट्रोलर, सावधान, प्रैक्टिकल, जिसका पूरा ध्यान था साम्राज्य को मजबूत करने पर। और दूसरी तरफ है तुगलक, एक विजनरी, महत्वाकांक्षी, बड़े बड़े सपने देखने वाला, भले ही वो सपने कभी पूरे ना हुए हों। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर रुकते हैं। एक बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, खिलजी जैसी जमीनी हकीकत से जुड़ी सावधानी या फिर तुगलक जैसा कुछ नया और बड़ा करने का साहस? इतिहास हमें दिखाता है कि दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों के अपने अपने खतरे भी हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।